अगर आज तुम्हारे सामने कोई ऐसा शत्रु खड़ा है जो ताकतवर है, जिसके पास पैसा है, पहचान है, लोग हैं और तुम्हें लगता है कि उससे टकराना मतलब खुद को मिटा देना, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी रक्षा के लिए है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु हमेशा तलवार से नहीं मारता, कभी कभी वह तुम्हारे मन में डर बैठाकर तुम्हें हराता है, और जिस दिन डर तुम्हारे अंदर बैठ गया उस दिन युद्ध शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाता है। आज की ये नीति तुम्हें लड़ना नहीं सिखाएगी, ये तुम्हें जीतना सिखाएगी, बिना शोर, बिना खून, बिना सीधे टकराव के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें लगता है कि ज्ञान हथियार होता है, अगर तुम्हें लगता है कि चाणक्य की नीतियां आज भी जिंदा हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में मुझे बताओ कि तुम ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हो। क्योंकि जब अलग अलग शहरों से लोग एक ही ज्ञान से जुड़ते हैं तब इतिहास बदलता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारे शत्रु को नहीं, तुम्हारी किस्मत को बदलने वाला है। नीति 1, शक्तिशाली शत्रु से सीधी लड़ाई नहीं, उसकी ही मानसिक कमजोरी से विजय। अब इस नीति को बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि यह नीति उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल गुस्से में आकर प्रतिक्रिया करते हैं। यह नीति उनके लिए है जो लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और अंत में वही व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसके सामने वही शक्तिशाली शत्रु झुकने को मजबूर हो जाए। नीति की शुरुआत उस समस्या से होती है जिससे लगभग हर समझदार इंसान कभी न कभी टकराता है। जब सामने वाला शत्रु ताकतवर हो, उसके पास पैसा हो, पद हो, लोगों का समर्थन हो, अनुभव हो और तुम्हारे पास केवल धैर्य, बुद्धि और आत्मसंयम हो, ऐसे समय में मन सबसे पहले डर पैदा करता है और डर तुम्हें या तो झुका देता है या जल्दबाजी में हमला करने को मजबूर करता है। चाणक्य कहते हैं कि शक्तिशाली शत्रु से सीधा युद्ध वही करता है जो अपने विनाश को स्वयं बुलाता है, क्योंकि ताकतवर व्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार उसकी शक्ति नहीं, बल्कि यह विश्वास होता है कि वह अजेय है, और यही विश्वास धीरे धीरे उसे अंधा बना देता है। अब एक छोटा सा उदाहरण समझो। मान लो एक राजा है जो बहुत शक्तिशाली है, उसके पास विशाल सेना है, लेकिन वर्षों से उसने किसी वास्तविक चुनौती का सामना नहीं किया। उसकी जीतें अब उसे सतर्क नहीं बल्कि घमंडी बना चुकी हैं। उसके दरबार में लोग सच बोलने से डरते हैं, केवल वही कहते हैं जो राजा सुनना चाहता है। बाहर से वह बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर से उसकी सोच जड़ हो चुकी है। यही वह क्षण है जहां चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की ताकत को चुनौती मत दो, उसकी सोच को चुनौती दो, क्योंकि जिस दिन शत्रु सोचना बंद कर देता है उस दिन वह हारना शुरू कर देता है। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। पहला कदम है अपने मन को स्थिर करना, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन भय से भरा रहेगा तब तक तुम शत्रु की चालों को स्पष्ट नहीं देख पाओगे। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि भयभीत बुद्धि केवल वर्तमान देखती है, स्थिर बुद्धि भविष्य देखती है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर यह स्वीकार करो कि शत्रु शक्तिशाली है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि कोई भी शक्ति स्थायी नहीं होती। दूसरा कदम है शत्रु के व्यवहार का अध्ययन करना, उसकी आदतें, उसका अहंकार, उसके निर्णय लेने का तरीका, क्योंकि शक्तिशाली लोग अक्सर अपनी ही सफलता के पैटर्न में फंस जाते हैं। वे हर परिस्थिति में वही रणनीति अपनाते हैं जो पहले काम कर चुकी हो, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तीसरा कदम है अपनी कमजोरी को छिपाना और अपनी शक्ति को दिखाने की जल्दबाजी न करना। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी शक्ति को ऐसे ढककर रखता है जैसे आग राख के नीचे छिपी हो, बाहर से ठंडी दिखे लेकिन समय आने पर सब कुछ जला दे। अब धीरे धीरे शत्रु के मन में भ्रम पैदा करो। भ्रम का अर्थ झूठ नहीं बल्कि अधूरी सच्चाई है। उसे ऐसा महसूस होने दो कि तुम खतरा नहीं हो, कि तुम कमजोर हो, कि तुम प्रतिक्रिया करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि शक्तिशाली शत्रु सबसे पहले उसी को नष्ट करना चाहता है जिससे उसे डर हो, और जब उसे डर नहीं लगता तो वह लापरवाह हो जाता है। यही लापरवाही तुम्हारा प्रवेश द्वार है। चौथा कदम है समय का सही चयन। चाणक्य कहते हैं कि गलत समय पर की गई सही चाल भी हार दिला देती है, और सही समय पर की गई छोटी चाल भी इतिहास बदल देती है। इसलिए तब तक प्रतीक्षा करो जब तक शत्रु अपनी शक्ति के नशे में गलती न कर दे।
और शक्तिशाली लोग गलती अवश्य करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे गलती कर ही नहीं सकते। 5वां कदम है शत्रु को प्रत्यक्ष नुकसान पहुंचाने की बजाय उसकी विश्वसनीयता, उसकी छवि और उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर करना, क्योंकि जब शक्तिशाली व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगाता है तो उसकी शक्ति बिखरने लगती है। 6ठा कदम है अपने आसपास ऐसे लोगों को तैयार करना जो दिखने में साधारण हों लेकिन भीतर से सजग हों, क्योंकि चाणक्य की नीति में अकेला व्यक्ति कभी युद्ध नहीं जीतता। वह परिस्थितियों का ऐसा जाल बुनता है जिसमें शत्रु स्वयं फंस जाता है। अब समझो इस नीति का अंतिम उद्देश्य क्या है। शत्रु को हराना नहीं, बल्कि उसे उस स्थिति में पहुंचा देना जहां वह स्वयं को पराजित महसूस करे, जहां उसकी शक्ति ही उसके लिए बोझ बन जाए, जहां उसे हर निर्णय में डर लगे, जहां उसे लगे कि वह जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही गहरे दलदल में धंसता जा रहा है। और जब यह स्थिति आती है तब शत्रु नाक रगड़ता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, क्योंकि उसे पहली बार यह एहसास होता है कि जिसे वह कमजोर समझ रहा था वही उसकी हार का कारण बन गया। चाणक्य कहते हैं कि असली विजय वही है जहां युद्ध बिना तलवार उठाए जीत लिया जाए, जहां शत्रु का पतन उसकी ही मानसिक गलतियों से हो। और इस नीति का सार यही है, जब शत्रु शक्तिशाली हो तो उससे लड़ो मत, उसे समझो, उसे पढ़ो, उसकी शक्ति को उसकी कमजोरी बनने दो और स्वयं को समय, धैर्य और बुद्धि का ऐसा रूप दो कि अंत में वही शक्तिशाली शत्रु तुम्हारे सामने झुकने को मजबूर हो जाए। नीति 2, शत्रु को हराने के लिए पहले उसे सुरक्षित महसूस कराओ, फिर उसकी सबसे बड़ी निर्भरता को ही उसका विनाश बना दो। अब इस नीति को समझने के लिए सबसे पहले उस समस्या को पहचानो जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब शत्रु ताकतवर होता है तो व्यक्ति या तो उससे खुली दुश्मनी पाल लेता है या भीतर ही भीतर नफरत जमा करता रहता है। दोनों ही स्थितियां शत्रु को नहीं बल्कि स्वयं को कमजोर करती हैं, क्योंकि खुली दुश्मनी शत्रु को सतर्क कर देती है और भीतर की नफरत तुम्हारी सोच को जहरीला बना देती है। चाणक्य कहते हैं कि शक्तिशाली शत्रु को हराने का पहला नियम यह नहीं है कि उससे कैसे लड़ा जाए, बल्कि यह है कि उसे कैसे निश्चिंत किया जाए, क्योंकि जब शत्रु को लगता है कि उसे कोई खतरा नहीं है तभी वह अपने सबसे कीमती हथियार नीचे रख देता है, सतर्कता। और यहीं से यह नीति जन्म लेती है। अब एक छोटा सा उदाहरण समझो। मान लो एक व्यापारी है जो पूरे बाजार पर राज करता है। उसके पास धन है, नेटवर्क है और वर्षों से कोई उसे चुनौती नहीं दे पाया। अब अगर कोई नया व्यक्ति सीधे उससे टकराने लगे, उसके खिलाफ बोलने लगे, तो वह व्यापारी तुरंत उसे कुचल देगा। लेकिन अगर वही नया व्यक्ति विनम्र बने, सहयोगी बने, उसे सम्मान दे, उसकी सलाह माने, तो धीरे धीरे वह व्यापारी उसे खतरा नहीं बल्कि साधारण व्यक्ति मानने लगेगा। और यही वह क्षण है जहां असली खेल शुरू होता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को मित्र जैसा दिखने वाला व्यक्ति सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक वह होता है जो शत्रु को यह यकीन दिला दे कि वह कभी शत्रु बन ही नहीं सकता। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। इस नीति का पहला चरण है अपने व्यवहार को नियंत्रित करना, क्योंकि शक्तिशाली शत्रु सबसे पहले तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारी मंशा पढ़ने की कोशिश करता है। इसलिए तुम्हारे शब्द, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारा शरीर भाषा सब कुछ शांत, सीमित और सम्मानजनक होना चाहिए। दूसरा चरण है शत्रु की निर्भरता को पहचानना, क्योंकि कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति अकेले शक्तिशाली नहीं होता। वह किसी न किसी चीज पर निर्भर होता है, लोगों पर, छवि पर, धन पर, सूचना पर या आदतों पर। और अक्सर उसकी यह निर्भरता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तीसरा चरण है उस निर्भरता का हिस्सा बनना, उसे तोड़ना नहीं, क्योंकि अगर तुम उसकी निर्भरता पर सीधा हमला करोगे तो वह सतर्क हो जाएगा। इसलिए पहले उसी निर्भरता का भरोसेमंद हिस्सा बनो। जैसे अगर शत्रु लोगों पर निर्भर है तो लोगों के बीच उसकी छवि को मजबूत करने में मदद करो। अगर वह सलाहकारों पर निर्भर है तो खुद को एक निष्पक्ष, समझदार सलाहकार की तरह प्रस्तुत करो। चाणक्य कहते हैं कि जब शत्रु तुम्हारी उपयोगिता स्वीकार कर ले तभी तुम उसकी सुरक्षा व्यवस्था के भीतर प्रवेश कर पाते हो। चौथा चरण है
धीरे धीरे उस निर्भरता को इतना बढ़ा देना कि शत्रु उसके बिना निर्णय लेना ही भूल जाए। क्योंकि जैसे जैसे निर्भरता बढ़ती है, आत्मनिर्भरता घटती है और शक्तिशाली व्यक्ति की सबसे बड़ी हार यही होती है कि वह स्वयं निर्णय लेना छोड़ देता है। पांचवां चरण है समय के साथ उस निर्भरता में छोटे छोटे व्यवधान पैदा करना। बहुत छोटे, इतने छोटे कि शत्रु उन्हें संयोग समझे, गलती समझे या दूसरों की अक्षमता समझे। क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जो संकट अचानक आता है वह व्यक्ति को मजबूत कर देता है, लेकिन जो संकट धीरे धीरे आता है वह व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। छठा चरण है शत्रु के आत्मविश्वास को उसकी ही निर्भरता के माध्यम से डगमगाना। जैसे ही उसे लगे कि जिस चीज पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था वही अब उसे धोखा दे रही है, उसी क्षण उसका मन टूटने लगता है। अब वह क्रोधित होता है, घबराता है, निर्णय लेने में जल्दबाजी करता है और यही जल्दबाजी उसकी शक्ति को बिखेर देती है। सातवां चरण है स्वयं को उस अव्यवस्था से दूर रखना। क्योंकि चाणक्य की नीति में विजेता वही होता है जो अराजकता पैदा करके स्वयं शांत बना रहे। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं भी उस अराजकता में उलझ जाता है वह शत्रु के साथ ही डूब जाता है। आठवां चरण है शत्रु को विकल्पहीन स्थिति में पहुंचा देना, जहां उसे लगे कि उसके पास जो भी रास्ते हैं वे या तो बंद हो चुके हैं या अविश्वसनीय हो चुके हैं। और जब शक्तिशाली शत्रु को यह एहसास होता है कि उसकी शक्ति अब उसे सुरक्षा नहीं दे रही बल्कि उसे जोखिम में डाल रही है, तब उसका अहंकार टूटता है। नौवां चरण है उस टूटे हुए अहंकार के सामने कोई आक्रामक मुद्रा न दिखाना, क्योंकि इस समय आक्रामकता उसे फिर से लड़ने के लिए उकसा सकती है, बल्कि शांति, धैर्य और नियंत्रण दिखाना है ताकि उसे लगे कि अब तुम ही उसकी आखिरी स्थिर जमीन हो। और यही वह क्षण है जहां शक्तिशाली शत्रु भीतर से झुकना शुरू करता है। 10वां और अंतिम चरण है निर्णायक दूरी। चाणक्य कहते हैं कि अंतिम वार हमेशा दिखाई नहीं देना चाहिए। जब शत्रु पूरी तरह तुम्हारी उपस्थिति का आदी हो जाए तभी धीरे धीरे स्वयं को पीछे हटाओ ताकि उसे यह एहसास हो कि वह जिस सहारे पर खड़ा था वह अब उसके साथ नहीं है और इस खालीपन में उसका पतन तेजी से होता है। इस नीति का सार यही है कि शक्तिशाली शत्रु को हराने के लिए उसे डराने की जरूरत नहीं, उसे सुरक्षित महसूस कराना जरूरी है। क्योंकि सुरक्षा का भ्रम ही वह नींद है जिसमें शत्रु अपने सबसे मजबूत हथियार छोड़ देता है। और जब वह जागता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब वह न तो सीधे लड़ सकता है, न भाग सकता है और न ही किसी पर भरोसा कर सकता है। नीति 3, शत्रु को सीधा नुकसान मत पहुंचाओ, उसकी निर्णय क्षमता को धीरे धीरे नष्ट कर दो। अब इस नीति की शुरुआत उस सबसे खतरनाक समस्या से होती है जिसे लोग पहचान ही नहीं पाते। जब शत्रु ताकतवर होता है तो लोग यह सोचते हैं कि उसे हराने के लिए उसकी ताकत को कम करना जरूरी है, उसकी संपत्ति छीनो, उसका पद गिराओ, उसका प्रभाव तोड़ो। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यह सोच अधूरी है, क्योंकि शक्ति तब तक शक्ति रहती है जब तक उसे चलाने वाला मस्तिष्क स्पष्ट है। और जिस दिन तुम शत्रु के मस्तिष्क को भ्रम, डर, जल्दबाजी और असंतुलन से भर देते हो, उस दिन उसकी पूरी ताकत अपने आप दिशाहीन हो जाती है। अब इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो एक सेनापति है जिसके पास विशाल सेना है, हथियार हैं, संसाधन हैं, लेकिन युद्ध के समय वह सही निर्णय नहीं ले पाता। कभी बहुत देर कर देता है, कभी बहुत जल्दी हमला कर देता है, कभी अपने ही सैनिकों पर शक करने लगता है। अब बताओ, ऐसी सेना कितनी देर टिकेगी? यही चाणक्य की यह नीति कहती है कि शक्तिशाली शत्रु को सीधे चोट मत दो, क्योंकि सीधी चोट उसे सतर्क और आक्रामक बना देती है, बल्कि उसकी निर्णय क्षमता को ऐसा कमजोर करो कि वह स्वयं अपनी शक्ति का गलत उपयोग करने लगे। अब समाधान की ओर चलते हैं। इस नीति का पहला चरण है शत्रु को लगातार ऐसे विकल्पों के सामने खड़ा करना जिनमें से हर विकल्प अधूरा हो। क्योंकि जब व्यक्ति के सामने स्पष्ट सही गलत होता है तो वह निर्णय ले लेता है, लेकिन जब हर विकल्प में थोड़ा लाभ और थोड़ा नुकसान दिखता है तब मन थकने लगता है। दूसरा चरण है समय का दबाव पैदा करना। शक्तिशाली लोग समय को अपने नियंत्रण में रखना पसंद करते हैं, इसलिए अगर तुम उन्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल दो जहां उन्हें जल्दी निर्णय लेना पड़े
बिना पूरी जानकारी के, तब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बाहर आने लगती है। तीसरा चरण है सूचना का प्रबंधन। झूठ नहीं, बल्कि अधूरी सच्चाई, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि झूठ पकड़ा जा सकता है, लेकिन अधूरी सच्चाई व्यक्ति स्वयं पूरी करता है, और अक्सर गलत तरीके से। चौथा चरण है शत्रु के विश्वास पात्रों के माध्यम से उसके मन में अस्थिरता पैदा करना। ध्यान रहे, यहां विश्वास पात्रों को तोड़ना नहीं है, बल्कि उनके विचारों को अलग अलग दिशाओं में बहने देना है, ताकि शत्रु को हर सलाह सही भी लगे और संदिग्ध भी। पांचवां चरण है शत्रु को यह एहसास दिलाना कि वह लगातार कुछ चूक रहा है, कुछ उसके हाथ से फिसल रहा है, लेकिन वह ठीक से समझ नहीं पा रहा कि क्या। यह भावना भीतर से व्यक्ति को खा जाती है, क्योंकि शक्ति का नशा तभी टूटता है जब नियंत्रण का भ्रम टूटे। छठा चरण है उसकी सफलताओं को भी उसके मन में संदेह का कारण बनाना। जैसे हर जीत के बाद यह सवाल खड़ा होना कि क्या यह जीत स्थायी है या बस संयोग, क्योंकि जिस दिन शत्रु अपनी जीत पर भी भरोसा नहीं कर पाता, उस दिन उसकी रीढ़ टूटना शुरू हो जाती है। सातवां चरण है उसे दूसरों की नजरों में शक्तिशाली बनाए रखना। हां, यह उल्टा लगता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति बाहर से शक्तिशाली और भीतर से अस्थिर होता है तो उसका पतन सबसे तेज होता है, क्योंकि वह अपनी छवि बचाने के लिए और गलत निर्णय लेता है। आठवां चरण है उसकी भावनाओं को उकसाना, लेकिन दिखने में शांत रहना, ताकि वह क्रोध, अहंकार या भय में निर्णय ले और तुम तर्क और धैर्य में टिके रहो। नौवां चरण है उसकी असफलताओं का दोष परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि उसके ही निर्णयों पर पड़ने देना, ताकि वह स्वयं पर संदेह करने लगे। 10वां चरण है पूर्ण मौन। जब शत्रु सबसे ज्यादा उलझा हो, सबसे ज्यादा निर्णय ले रहा हो, तब तुम शांत रहो, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि मौन कभी कभी सबसे जोरदार रणनीति होता है। अब धीरे धीरे शत्रु की हालत यह हो जाती है कि वह हर निर्णय से पहले 10 बार सोचता है, हर सलाह पर शक करता है, हर कदम पर डरता है। उसकी शक्ति अब उसके हाथ में नहीं, बल्कि उसके डर के हाथ में चली जाती है, और यही वह क्षण है जहां शत्रु बिना किसी बाहरी चोट के टूट जाता है। तब वह बाहर से अब भी बड़ा दिखता है, लेकिन भीतर से खोखला हो चुका होता है। तब वह रोता है, गिड़गिड़ाता है, नाक रगड़ता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वह इतना शक्तिशाली होकर भी क्यों हार रहा है। और चाणक्य कहते हैं, जिस शत्रु की निर्णय क्षमता नष्ट हो जाए, उसे पराजित करने के लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं ही अपने पतन का रास्ता चुन लेता है। नीति 4, शत्रु को कमजोर करने के लिए उसकी बाहरी शक्ति पर नहीं, उसकी आंतरिक असुरक्षा पर प्रहार करो। अब इस नीति की शुरुआत उस सच्चाई से होती है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। दुनिया का कोई भी शक्तिशाली शत्रु भीतर से उतना ही असुरक्षित होता है जितना वह बाहर से मजबूत दिखाई देता है, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर व्यक्ति होता है, उतना ही उसे गिरने का डर सताता है, और यही डर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। लेकिन आम लोग इस डर को नहीं देख पाते, क्योंकि वे केवल पद, पैसा, प्रभाव और आवाज की ताकत को देखते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति शत्रु की असुरक्षा को नहीं पहचानता, वह केवल उसकी परछाई से लड़ता है, असली शत्रु से नहीं। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझो। मान लो एक बहुत बड़ा नेता है, जिसकी एक आवाज पर भीड़ हिल जाती है। लोग उसे सम्मान देते हैं, डरते हैं, उसकी शक्ति निर्विवाद है। लेकिन वही नेता रात को अकेले में यह सोचकर बेचैन रहता है कि कहीं उसका प्रभाव कम न हो जाए, कहीं लोग उसे भूल न जाए, कहीं कोई नया चेहरा उससे ज्यादा लोकप्रिय न हो जाए। बाहर से जो आत्मविश्वास दिखता है, वह भीतर से एक लगातार चलने वाली चिंता को ढकने का प्रयास होता है। और चाणक्य की यह नीति यहीं से जन्म लेती है। शत्रु की बाहरी शक्ति को चुनौती देना उसे और मजबूत करता है, लेकिन उसकी आंतरिक असुरक्षा को छू देना उसे भीतर से तोड़ देता है। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। इस नीति का पहला चरण है शत्रु की पहचान से उसकी असुरक्षा को अलग करना, यानी यह समझना कि वह स्वयं से किस बात को छिपाने की कोशिश करता है। क्या वह अपनी उम्र से डरता है? क्या वह अपनी प्रासंगिकता खोने से डरता है? क्या वह अकेले हो जाने से डरता है? क्योंकि हर शक्तिशाली व्यक्ति किसी न किसी बात को लेकर भीतर से डरा हुआ होता है।
दूसरा चरण है उस डर को सीधे उजागर न करना, क्योंकि सीधा प्रहार शत्रु को सतर्क कर देता है, बल्कि ऐसे वातावरण का निर्माण करना जहां वह डर स्वयं उभर कर सामने आए। जैसे ऐसे हालात पैदा करना जहां उसकी तुलना किसी और से होने लगे, लेकिन खुलकर नहीं, संकेतों में, इशारों में, चुप्पियों में। तीसरा चरण है उसकी असुरक्षा को उसके ही मन में बढ़ाना, दूसरों के मुंह से नहीं बल्कि उसके अनुभवों के माध्यम से, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि दूसरों की बातों से व्यक्ति नाराज होता है, लेकिन अपने अनुभवों से व्यक्ति टूटता है। चौथा चरण है शत्रु को यह एहसास कराना कि उसकी शक्ति स्थायी नहीं है, लेकिन बिना यह कहे, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाकर जहां उसकी बातों का असर थोड़ा कम हो, उसके आदेशों पर पहले जैसा उत्साह न दिखे, उसकी मौजूदगी में लोग पहले जितना सजग न हो, यह छोटे छोटे संकेत उसके मन में बड़ी दरारें पैदा करते हैं। पांचवां चरण है उसकी प्रशंसा को भी उसकी असुरक्षा का माध्यम बनाना, क्योंकि अत्यधिक प्रशंसा शक्तिशाली व्यक्ति को खुशी नहीं बल्कि भय देती है। भय कि अगर यह प्रशंसा खत्म हो गई तो क्या बचेगा। छठा चरण है उसे यह महसूस कराना कि वह लगातार खुद को साबित करने की स्थिति में आ गया है, क्योंकि जिस दिन शत्रु यह महसूस करने लगता है कि उसे हर कदम पर अपनी शक्ति साबित करनी पड़ रही है, उसी दिन उसकी शक्ति खत्म होना शुरू हो जाती है। सातवां चरण है उसकी तुलना अतीत से कराना। आप पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन सीधे नहीं, परिस्थितियों के माध्यम से, जैसे पुराने निर्णयों को याद दिलाया जाना, पुराने समय की कहानियां, ताकि वह स्वयं महसूस करे कि समय आगे निकल रहा है। आठवां चरण है उसके भीतर यह डर पैदा करना कि उसके आसपास के लोग उसे उसके लिए नहीं बल्कि उसकी कुर्सी के लिए चाहते हैं। यह एहसास शक्तिशाली व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है, क्योंकि तब वह हर रिश्ते को शक की नजर से देखने लगता है। नौवां चरण है उस असुरक्षा में भी उसे बाहर से शक्तिशाली बनाए रखना, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि भीतर से डरा हुआ और बाहर से शक्तिशाली व्यक्ति सबसे खतरनाक गलतियां करता है। वह आवेग में निर्णय लेता है, अपनी छवि बचाने के लिए खुद को नुकसान पहुंचा देता है। 10वां चरण है धैर्य, क्योंकि असुरक्षा को तुरंत नहीं तोड़ा जा सकता, उसे समय लगता है। लेकिन एक बार जब शत्रु अपनी ही छवि, अपने ही अस्तित्व को लेकर असुरक्षित हो जाता है, तब वह हर कदम पर खुद से लड़ता है। उसकी नींद उड़ जाती है, उसका मन अशांत हो जाता है, और अशांत मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। धीरे धीरे उसकी शक्ति बिखरने लगती है, उसका प्रभाव कम होने लगता है। लोग उसके आसपास रहते हुए भी उससे जुड़ाव महसूस नहीं करते। और एक दिन वही शक्तिशाली शत्रु जिसे देखकर लोग डरते थे, भीतर से इतना टूट चुका होता है कि वह छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है, रो पड़ता है, गिड़गिड़ाने लगता है, नाक रगड़ने लगता है, क्योंकि अब वह यह समझ चुका होता है कि उसकी सबसे बड़ी हार उसकी बाहरी शक्ति नहीं बल्कि उसकी आंतरिक असुरक्षा थी। और चाणक्य की यह नीति यहीं समाप्त होती है। जो शत्रु की असुरक्षा को समझ लेता है वह उसकी शक्ति से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि बाहर की शक्ति एक मुखौटा है, असली युद्ध भीतर चलता है, और जो भीतर जीत गया वही बाहर भी विजयी होता है। नीति 5, शत्रु को हराने के लिए उसे गिराने की कोशिश मत करो, उसे लगातार ऊपर चढ़ने पर मजबूर कर दो। अब इस नीति की शुरुआत उस बहुत ही सूक्ष्म लेकिन खतरनाक समस्या से होती है जिसे आम आदमी कभी रणनीति मान ही नहीं पाता। जब शत्रु ताकतवर होता है तो हमारा पहला स्वभाव होता है उसे नीचे खींचना, उसकी छवि बिगाड़ना, उसकी ताकत कम करना। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यह तरीका अल्पकालिक होता है, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति नीचे खींचे जाने पर और ज्यादा आक्रामक और ज्यादा सतर्क और ज्यादा निर्दयी हो जाता है। असली बुद्धिमत्ता इसमें है कि शत्रु को नीचे गिराने की जगह उसे लगातार ऊपर चढ़ने के लिए उकसाया जाए, क्योंकि जितना ऊपर व्यक्ति जाता है उतना ही वह अकेला होता जाता है, उतना ही वह वास्तविकता से कटता जाता है, उतना ही वह अपने आसपास के लोगों को पीछे छोड़ता जाता है, और यही ऊंचाई अंत में उसके पतन की सबसे मजबूत जमीन बन जाती है। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझो। मान लो एक व्यक्ति है जो बहुत मेहनत करके एक ऊंचे पद पर पहुंचा है। शुरू में वह सतर्क है, लोगों की सुनता है, जमीन से जुड़ा है,
लेकिन जैसे जैसे उसकी सफलता बढ़ती जाती है, लोग उसकी हां में हां मिलाने लगते हैं। सच्चाई बोलने वाले दूर हो जाते हैं और वह व्यक्ति धीरे धीरे यह मानने लगता है कि उसकी हर सोच सही है। अब अगर कोई उसे नीचे खींचने की कोशिश करे तो वह पूरी ताकत से हमला करेगा, लेकिन अगर कोई उसकी महत्वाकांक्षा को और भड़काए, उसे और ऊंचे सपने दिखाए, उसे यह महसूस कराए कि वह अभी भी कम है, अभी भी उसे और ऊपर जाना चाहिए, तो वह स्वयं ही ऐसे निर्णय लेने लगता है जो उसे जमीन से काट देते हैं। और यही चाणक्य की यह नीति है। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। इस नीति का पहला चरण है शत्रु की महत्वाकांक्षा को पहचानना, क्योंकि हर शक्तिशाली शत्रु किसी न किसी अधूरे सपने से संचालित होता है। कोई अमर होना चाहता है, कोई इतिहास में नाम लिखवाना चाहता है, कोई सबसे आगे निकल जाना चाहता है, और यही अधूरापन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। दूसरा चरण है उस महत्वाकांक्षा को चुनौती देना नहीं, बल्कि उसे और बड़ा दिखाना, ताकि शत्रु को लगे कि वह जो कर रहा है वह पर्याप्त नहीं है। तीसरा चरण है उसे ऐसे लक्ष्यों की ओर धकेलना जो बाहर से बहुत शानदार दिखते हों, लेकिन भीतर से अस्थिर अस्थिर हों, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जो लक्ष्य बहुत जल्दी चमकते हैं वे बहुत जल्दी जलाते भी हैं। चौथा चरण है शत्रु को यह एहसास कराना कि जो लोग उसके आसपास हैं वे उसकी गति के लिए बाधा हैं, ताकि वह स्वयं ही अपने पुराने भरोसेमंद लोगों को पीछे छोड़ दे। पांचवां चरण है उसकी सफलता को सामान्य और उसकी असफलताओं को उसकी नजर में बड़ा बना देना, ताकि वह लगातार खुद को साबित करने की दौड़ में फंस जाए। छठा चरण है उसे यह विश्वास दिलाना कि वह अकेले ही सब कुछ कर सकता है, क्योंकि जैसे ही शत्रु सहयोग को कमजोरी समझने लगता है, वैसे ही वह अपने सबसे मजबूत सहारे खो देता है। सातवां चरण है उसे ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना जिनमें जोखिम ज्यादा हो और सोच कम, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचा व्यक्ति जोखिम को साहस और लापरवाही को आत्मविश्वास समझने लगता है। आठवां चरण है उसके चारों ओर ऐसे लोगों को छोड़ देना जो केवल उसकी महत्वाकांक्षा को और भड़काएं, उसे रोके नहीं, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को रोकने वाला व्यक्ति उसका शत्रु नहीं बल्कि उसका रक्षक होता है, और रक्षकों को हटाना ही पतन की शुरुआत होती है। नौवां चरण है समय के साथ उसकी वास्तविक क्षमता और उसके लक्ष्य के बीच की दूरी को बढ़ने देना, ताकि वह जितना आगे बढ़े उतना ही भीतर से असंतुष्ट और बेचैन होता जाए। 10वां चरण है प्रतीक्षा, क्योंकि ऊंचाई से गिरने वाला व्यक्ति ज्यादा जोर से टूटता है, और जब शत्रु उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां से नीचे देखने पर उसे चक्कर आने लगता है, वहीं से उसका अंत शुरू हो जाता है। अब उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, उसका मन स्थिर नहीं रहता। वह हर दिन खुद से यह सवाल करता है कि क्या वह सही कर रहा है, लेकिन वापस मुड़ने का साहस उसमें नहीं होता, क्योंकि पीछे लौटना उसे हार जैसा लगता है और आगे बढ़ना उसे और गहरे जोखिम में ले जाता है। और यही वह अवस्था है जहां शक्तिशाली शत्रु स्वयं अपने पतन का मार्ग चुनता है। तब वह नाक रगड़ता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि उसे किसी ने नीचे नहीं खींचा, बल्कि उसे इतना ऊपर चढ़ने दिया गया कि वह स्वयं गिर पड़ा। और चाणक्य की इस नीति का अंतिम सार यही है, जो शत्रु को गिराने की जल्दी करता है वह स्वयं थक जाता है, लेकिन जो शत्रु को उसकी ही महत्वाकांक्षा की सीढ़ी पर चढ़ाता रहता है, वह एक दिन शत्रु को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देता है जहां से गिरना तय होता है, और उस गिरावट से कोई भी शक्ति, कोई भी पद, कोई भी अहंकार उसे बचा नहीं पाता। नीति 6 है शत्रु को नष्ट करने की इच्छा मत रखो, उसे अपने ही कर्मों का बोझ ढोने दो। अब इस नीति की शुरुआत उस सबसे आम लेकिन सबसे विनाशकारी समस्या से होती है जिसे इंसान अपने अहंकार में सही मान लेता है। जब शत्रु हमें चोट पहुंचाता है, अपमान करता है, रोकता है या कुचलने की कोशिश करता है, तब हमारे भीतर सबसे पहली भावना यही उठती है कि किसी भी तरह उसे नष्ट कर दिया जाए, उसे सबक सिखाया जाए, उसे मिटा दिया जाए। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यह भावना न्याय से नहीं बल्कि अहंकार से जन्म लेती है, और अहंकार से लिया गया हर निर्णय अंततः स्वयं के लिए ही बोझ बन जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति शत्रु को नष्ट करने में अपनी ऊर्जा लगा देता है, वह अनजाने में अपने जीवन का केंद्र ही शत्रु को बना लेता है, और यही सबसे बड़ी हार होती है।
अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझो। मान लो एक व्यक्ति है जिसने धोखे से बहुत ऊंचा पद पा लिया है। उसने नियम तोड़े हैं, लोगों को कुचला है, रिश्तों को तोड़ा है। अब अगर कोई व्यक्ति केवल इस लक्ष्य से जीने लगे कि उसे गिराना ही है, तो वह हर दिन उसी व्यक्ति के बारे में सोचता रहेगा, उसी की चालों पर प्रतिक्रिया देगा, उसी के अनुसार अपनी दिशा बदलेगा। धीरे धीरे वह स्वयं अपनी पहचान खो देगा। जबकि वही शक्तिशाली लेकिन अधर्मी व्यक्ति अपने कर्मों का इतना बोझ अपने ऊपर लाद चुका होता है कि उसे संभालने के लिए उसे लगातार झूठ बोलने पड़ते हैं, लगातार दिखावा करना पड़ता है, लगातार नए समझौते करने पड़ते हैं। और चाणक्य की यह नीति यहीं से शुरू होती है। शत्रु को गिराने की कोशिश मत करो, उसे और ऊपर झूठ, छल और दिखावे का बोझ उठाने दो, क्योंकि एक दिन वही बोझ उसकी रीढ़ तोड़ देगा। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। इस नीति का पहला चरण है यह समझना कि हर गलत कर्म का एक भार होता है, और शक्तिशाली शत्रु जितना ऊपर जाता है उतना ही वह इस भार को छिपाने के लिए और गलत कर्म करता है। दूसरा चरण है उस भार को हल्का करने में कभी मदद न करना। यानी शत्रु जब अपनी गलतियों को ढकने की कोशिश करे तो तुम न उसका समर्थन करो न विरोध, क्योंकि समर्थन उसका बोझ कम करता है और विरोध उसे सतर्क करता है। तीसरा चरण है अपने जीवन को शत्रु के विपरीत दिशा में मजबूत करना, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ी रणनीति यह नहीं होती कि शत्रु क्या कर रहा है, बल्कि यह होती है कि तुम क्या बन रहे हो। चौथा चरण है शत्रु को उसके कर्मों के परिणामों से बचाने की कोशिश न करना। कई बार लोग सहानुभूति में या डर में शत्रु की गलती ढक देते हैं, उसे चेतावनी दे देते हैं, उसे पहले ही संभलने का मौका दे देते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बार बार गलत करता है उसे समय से पहले बचाना प्रकृति के न्याय में हस्तक्षेप करना है। पांचवां चरण है शत्रु को लगातार ऐसे निर्णय लेने देना जिनसे उसे तात्कालिक लाभ हो लेकिन दीर्घकालिक बोझ बढ़े, क्योंकि शक्तिशाली लोग अक्सर भविष्य की कीमत पर वर्तमान खरीदते हैं। छठा चरण है शत्रु की छवि को बाहर से स्थिर रहने देना, क्योंकि जब भीतर का बोझ और बाहर की छवि में अंतर बढ़ता है तो व्यक्ति टूटने लगता है। सातवां चरण है स्वयं को शत्रु की कहानी का हिस्सा बनने से रोकना, न उसके पक्ष में न विपक्ष में, क्योंकि जैसे ही तुम उसकी कहानी में प्रवेश करते हो तुम भी उसी बोझ का एक हिस्सा बन जाते हो। आठवां चरण है समय पर मौन रखना, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि कई बार मौन केवल शांति नहीं बल्कि न्याय की प्रतीक्षा होती है। नौवां चरण है अपने भीतर करुणा रखना लेकिन कमजोरी नहीं, क्योंकि शत्रु को उसके कर्मों का फल मिलने देना क्रूरता नहीं बल्कि संतुलन है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण चरण है धैर्य, क्योंकि कर्मों का बोझ तुरंत नहीं टूटता, वह धीरे धीरे व्यक्ति की नींद, उसकी शांति, उसके रिश्ते, उसकी निर्णय क्षमता सब कुछ छीन लेता है। और एक दिन वही शक्तिशाली शत्रु जिसे लगता था कि वह सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, अचानक खुद को ऐसे हालात में पाता है जहां हर रास्ता बंद लगता है, हर निर्णय भारी लगता है, हर दिन एक नई समस्या लेकर आता है। तब वह रोता है, गिड़गिड़ाता है, नाक रगड़ता है, क्योंकि उसे पहली बार यह एहसास होता है कि उसे किसी ने हराया नहीं बल्कि उसने खुद अपने कर्मों से अपने लिए एक ऐसा बोझ बना लिया जिसे अब वह उठा नहीं पा रहा। और चाणक्य की इस नीति का अंतिम सार यही है, जो शत्रु को नष्ट करने की जल्दी करता है वह अपने जीवन को युद्ध बना लेता है, लेकिन जो शत्रु को उसके ही कर्मों का बोझ ढोने देता है वह शांति से खड़ा रहकर भी विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि प्रकृति का न्याय धीमा हो सकता है लेकिन जब वह चलता है तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी घुटनों पर ला देता है। नीति 7, शत्रु से बदला लेने की नहीं, उसे अप्रासंगिक बना देने की योजना बनाओ। अब इस नीति की शुरुआत उस गहरी और कड़वी सच्चाई से होती है जिसे समझने में ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं।
शत्रु को हराने का सबसे प्रभावी तरीका उसे पराजित करना नहीं होता, बल्कि उसे धीरे धीरे ऐसा बना देना होता है कि वह मायने ही न रखे। क्योंकि जब तक शत्रु तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है, तब तक वह किसी न किसी रूप में तुम्हें नियंत्रित कर रहा होता है, चाहे वह डर के माध्यम से हो, क्रोध के माध्यम से हो या बदले की भावना के माध्यम से। चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन शत्रु तुम्हारे निर्णयों का केंद्र बन जाता है, उस दिन तुम स्वयं अपनी स्वतंत्रता खो देते हो, और यही इस नीति की जड़ है। शत्रु से लड़कर नहीं, उससे आगे निकलकर उसे अप्रासंगिक बनाना। अब इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो दो व्यक्ति हैं, एक शक्तिशाली और दूसरा साधारण। शक्तिशाली व्यक्ति साधारण को दबाता है, अपमानित करता है, रोकता है, और साधारण व्यक्ति हर दिन इसी सोच में जलता रहता है कि कैसे बदला लिया जाए। लेकिन जैसे ही वही साधारण व्यक्ति अपने जीवन को इतना मजबूत, इतना बड़ा, इतना प्रभावशाली बना लेता है कि शक्तिशाली व्यक्ति का अस्तित्व ही उसकी दुनिया में मायने नहीं रखता, उसी दिन वास्तविक बदला पूरा हो जाता है। क्योंकि अब शक्तिशाली व्यक्ति जितना भी शोर मचाए, जितना भी प्रयास करे, वह साधारण व्यक्ति के मार्ग को प्रभावित नहीं कर पाता। और यही चाणक्य की यह नीति सिखाती है। शत्रु को हराने के लिए उसे चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं, उसे अपने स्तर से नीचे छोड़ देने की जरूरत है। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। इस नीति का पहला चरण है अपने मन से शत्रु की केंद्रीयता को हटाना, क्योंकि जब तक शत्रु तुम्हारे विचारों में है, तब तक वह तुम्हारे जीवन की दिशा तय कर रहा है। दूसरा चरण है अपनी ऊर्जा को प्रतिक्रिया से निर्माण की ओर मोड़ना, क्योंकि प्रतिक्रिया हमेशा शत्रु को शक्ति देती है और निर्माण तुम्हें शक्ति देता है। तीसरा चरण है अपने कौशल, अपने ज्ञान, अपने प्रभाव को इस स्तर तक ले जाना कि शत्रु की तुलना अपने आप हास्यास्पद लगने लगे। चौथा चरण है अपने जीवन में ऐसे लक्ष्य तय करना जिनका शत्रु से कोई संबंध न हो, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जो लक्ष्य शत्रु के इर्द गिर्द घूमते हैं वे कभी स्वतंत्र नहीं होते। पांचवां चरण है अपने सामाजिक और मानसिक दायरे को बदलना, क्योंकि कई बार शत्रु इसलिए शक्तिशाली लगता है क्योंकि हम उसी घेरे में घूम रहे होते हैं जहां वह प्रभावी है। छठा चरण है अपनी पहचान को नए आधारों पर स्थापित करना, ताकि शत्रु की पुरानी छवि तुम्हारे ऊपर असर न करे। सातवां चरण है अपने भीतर उस संतोष को विकसित करना जो शत्रु की हार पर नहीं बल्कि अपनी प्रगति पर आधारित हो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की हार से खुश होता है वह भीतर से खाली होता है। आठवां चरण है शत्रु को अवसर देना कि वह तुम्हारी प्रगति को देखे लेकिन उसे छू न सके, क्योंकि यह दृश्य ही उसके अहंकार के लिए सबसे बड़ा आघात होता है। नौवां चरण है मौन के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जब तुम सच में आगे निकल जाते हो तब स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती। और 10वां चरण है पूर्ण अलगाव, जहां शत्रु तुम्हारे लिए न प्रेरणा रहता है, न बाधा, न लक्ष्य, बल्कि केवल अतीत की एक छाया बनकर रह जाता है। और इसी बिंदु पर शत्रु टूटता है, क्योंकि वह देखता है कि जिसके जीवन को वह नियंत्रित करना चाहता था, वही जीवन अब उसके बिना भी फल फूल रहा है। तब वह रोता है, गिड़गिड़ाता है, नाक रगड़ता है, क्योंकि उसे यह एहसास हो जाता है कि उसे किसी ने हराया नहीं बल्कि उसे भुला दिया गया है। और चाणक्य कहते हैं जिस शत्रु को भुला दिया जाए वह सबसे दर्दनाक पराजय झेलता है, क्योंकि युद्ध में हारने वाला व्यक्ति फिर उठ सकता है, लेकिन जो अप्रासंगिक हो जाए वह इतिहास में केवल एक नाम बनकर रह जाता है। नीति 8, शत्रु को चुनौती देने की नहीं, उसे अपने ही बनाए नियमों में कैद कर देने की चाल चलो। अब इस नीति की शुरुआत उस बुनियादी समस्या से होती है जिसे लोग अक्सर ताकत और नियंत्रण के भ्रम में समझ ही नहीं पाते। जब शत्रु शक्तिशाली होता है तो आम इंसान यह मान लेता है कि उसके पास नियम बनाने की शक्ति है और हमारे पास केवल उनका पालन करने या तोड़ने के विकल्प हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो केवल नियम तोड़ता है वह विद्रोही कहलाता है, और जो केवल नियम मानता है वह दास बन जाता है। असली रणनीतिक व्यक्ति वह होता है जो शत्रु के ही बनाए नियमों को ऐसा कठोर और अपरिवर्तनीय बना दे कि अंत में वही नियम शत्रु के लिए पिंजरा बन जाए। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझो। मान लो
एक अत्याचारी शासक है जो कठोर नियम बनाता है। समय, अनुशासन और व्यवस्था के नाम पर वह सबको नियंत्रित करता है। शुरू में लोग डरते हैं, नियम मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही शासक स्वयं उन नियमों का कैदी बन जाता है, क्योंकि अब वह भी उन्हीं अपेक्षाओं में बंध जाता है जिन्हें उसने दूसरों पर थोपा था। अब अगर वह लचीलापन दिखाए तो उसकी छवि टूटती है, और अगर कठोरता बनाए रखे तो व्यवस्था जड़ हो जाती है। और चाणक्य की यह नीति यहीं से शुरू होती है। शत्रु के नियमों को तोड़ने से बेहतर है उन्हें इतना पवित्र, इतना अनिवार्य और इतना अटल बना देना कि शत्रु स्वयं उनसे बाहर निकल न सके। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। इस नीति का पहला चरण है शत्रु के नियमों और सिद्धांतों को गहराई से समझना, क्योंकि हर शक्तिशाली शत्रु कुछ मूल विचारों पर टिका होता है। अनुशासन, छवि, प्रतिष्ठा, न्याय, नैतिकता या परंपरा, और वही उसके निर्णयों की सीमा तय करते हैं। दूसरा चरण है इन नियमों का खुलेआम विरोध न करना, बल्कि उनका सबसे आदर्श पालनकर्ता बन जाना, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति नियमों का सबसे सख्त पालन करता है वही एक दिन उन नियमों की परिभाषा बदलने की क्षमता रखता है। तीसरा चरण है शत्रु को यह एहसास कराना कि उसके बनाए नियमों से ही उसकी महानता सिद्ध होती है, ताकि वह स्वयं उन नियमों को अपनी पहचान बना ले। चौथा चरण है उन नियमों को हर परिस्थिति में लागू करने की अपेक्षा पैदा करना, यहां तक कि उन परिस्थितियों में भी जहां लचीलापन आवश्यक हो, क्योंकि जैसे जैसे नियम सर्वव्यापी बनते हैं वैसे वैसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता घटती जाती है। पांचवां चरण है नियमों के नाम पर शत्रु के विकल्प सीमित करना, क्योंकि जब व्यक्ति को हर कदम पर अपने ही सिद्धांतों की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है तो वह सहज निर्णय नहीं ले पाता। छठा चरण है शत्रु की छोटी छोटी चूकों को भी उन्हीं नियमों के संदर्भ में उजागर होने देना, बिना आरोप लगाए, बिना क्रोध दिखाए, केवल यह दिखाकर कि नियम सर्वोपरि है। सातवां चरण है शत्रु को अपने ही समर्थकों के सामने नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करना, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समर्थकों की नजरों में अपने ही आदर्शों से गिर जाए वह भीतर से टूट जाता है। आठवां चरण है समय के साथ नियमों और वास्तविकता के बीच की दूरी बढ़ने देना, ताकि शत्रु हर निर्णय में उलझे। अगर वह नियम माने तो नुकसान, अगर नियम तोड़े तो अपमान। नौवां चरण है स्वयं को उन नियमों से ऊपर दिखाने की कभी कोशिश न करना, क्योंकि यह नीति तभी काम करती है जब तुम नियमों के सेवक दिखो और शत्रु उनके कैदी बन जाए। 10वां चरण है धैर्य और निरंतरता, क्योंकि नियमों की जेल एक दिन में नहीं बनती, वह रोज के छोटे छोटे पालन, अपेक्षाओं और आदर्शों से बनती है। और एक दिन वही शक्तिशाली शत्रु यह महसूस करता है कि वह जिस व्यवस्था का स्वामी था वही अब उसे बांध रही है। वह चाहकर भी निर्णय नहीं बदल सकता, चाहकर भी दिशा नहीं मोड़ सकता, क्योंकि हर बदलाव उसकी ही बनाई नैतिकता, प्रतिष्ठा और छवि को चोट पहुंचाता है, और यहीं से उसका पतन शुरू होता है। वह भीतर से घुटता है, बाहर से मुस्कुराता है, हर दिन भारी मन से वही भूमिका निभाता है जिसे उसने स्वयं गढ़ा था, और धीरे धीरे उसकी शक्ति जड़ता में बदल जाती है। लोग उसके आदेश मानते हैं लेकिन प्रेरणा खो देते हैं, व्यवस्था चलती है लेकिन जीवन नहीं रहता, और अंत में वही शत्रु जिसे कभी अजेय माना जाता था थक जाता है, टूट जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, नाक रगड़ता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि उसे किसी ने तलवार से नहीं हराया, बल्कि उसके ही बनाए नियमों से उसे बांध दिया गया। और चाणक्य की इस नीति का अंतिम सार यही है, जो शत्रु के नियम तोड़ता है वह संघर्ष करता है, लेकिन जो शत्रु के नियमों को उसकी नियति बना देता है वह बिना युद्ध के सबसे शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर देता है। नीति 9, शत्रु को हराने के लिए उसके सामने खड़े मत हो, उसके रास्ते को ही बदल दो। अब इस नीति की शुरुआत उस गहरी समस्या से होती है जिसे लोग अक्सर ताकत की परिभाषा समझ लेते हैं। जब शत्रु शक्तिशाली होता है तो हम मान लेते हैं कि उसकी शक्ति सीधी टक्कर में दिखाई देगी, कि वह सामने आएगा, हमला करेगा,
दबाव डालेगा और हमें उसी रेखा पर खड़े होकर उसका सामना करना होगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति शत्रु के सामने खड़ा होता है वह उसकी दिशा स्वीकार कर चुका होता है, क्योंकि सामने खड़ा होना यह मान लेना है कि लड़ाई का मैदान वही तय करेगा और यहीं से पराजय की नींव पड़ती है। चाणक्य की यह नीति कहती है कि शक्तिशाली शत्रु को हराने के लिए उससे टकराना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि उसके चलने की दिशा, उसके लक्ष्य और उसके रास्ते को इतना बदल दिया जाए कि वह पूरी ताकत के साथ गलत दिशा में चलता चला जाए। अब इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो एक तेज बहती नदी है। अगर तुम उसके सामने दीवार बनाओगे तो वह दीवार तोड़ देगी या तुम्हें बहा ले जाएगी। लेकिन अगर तुम उसके रास्ते में हल्का सा मोड़ दे दो, उसकी धारा को थोड़ा सा घुमा दो, तो वही नदी कुछ दूर जाकर खुद ही कमजोर पड़ जाती है, बिखर जाती है। और चाणक्य कहते हैं कि शक्तिशाली शत्रु भी बिल्कुल उसी नदी की तरह होता है। उसकी शक्ति उसकी गति और दिशा में होती है, और जो व्यक्ति उसकी दिशा बदल देता है वह उसकी आधी शक्ति वहीं खत्म कर देता है। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। इस नीति का पहला चरण है यह पहचानना कि शत्रु किस दिशा में बढ़ रहा है, उसका असली लक्ष्य क्या है, उसका अंतिम सपना क्या है, क्योंकि बिना लक्ष्य जाने दिशा नहीं बदली जा सकती। दूसरा चरण है उस लक्ष्य के आसपास ऐसे विकल्प खड़े करना जो बाहर से आकर्षक हों लेकिन भीतर से खोखले हों, ताकि शत्रु स्वयं यह माने कि वह सही दिशा में जा रहा है जबकि असल में वह भटक चुका हो। तीसरा चरण है शत्रु को यह एहसास दिलाना कि तुम उसकी राह में बाधा नहीं बल्कि सहायक हो, क्योंकि जो बाधा दिखता है उसे कुचला जाता है और जो सहायक दिखता है उसे साथ रखा जाता है। चौथा चरण है शत्रु के निर्णयों में ऐसे सूक्ष्म परिवर्तन लाना कि उसे लगे कि वह अपने निर्णय स्वयं ले रहा है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि सबसे गहरी चाल वही होती है जिसमें शत्रु को यह भ्रम रहे कि नियंत्रण उसी के हाथ में है। पांचवां चरण है शत्रु की ऊर्जा को ऐसे कार्यों में लगने देना जो दिखने में बहुत बड़े हों लेकिन असल उद्देश्य से उसे दूर ले जाते हों, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति अक्सर व्यस्तता को प्रगति समझने लगता है। छठा चरण है समय के साथ उसके संसाधनों, ध्यान और विश्वास को उसी बदली हुई दिशा में बंधने देना, ताकि वापस लौटना उसके लिए महंगा और अपमानजनक लगे। सातवां चरण है उसकी सफलता का भ्रम बनाए रखना, क्योंकि अगर शत्रु को यह एहसास हो गया कि वह गलत दिशा में है तो वह पलट सकता है, लेकिन अगर उसे लगे कि वह जीत रहा है तो वह और तेजी से उसी रास्ते पर दौड़ेगा। आठवां चरण है अपने आप को उस दिशा से थोड़ा अलग रखना, ताकि जब परिणाम सामने आए तो तुम उससे जुड़े न दिखो, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आग जलाकर स्वयं धुएं से दूर खड़ा रहता है। नौवां चरण है धैर्य, क्योंकि दिशा बदलने का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब दिखता है तब वापसी लगभग असंभव हो जाती है। और 10वां चरण है मौन के साथ प्रतीक्षा, क्योंकि जब शत्रु को यह एहसास होता है कि वह बहुत दूर आ चुका है, बहुत कुछ खो चुका है और अब लौटने का कोई साफ रास्ता नहीं बचा, तब उसका अहंकार टूटता है, उसका आत्मविश्वास डगमगाता है, वह दूसरों को दोष देने लगता है, स्वयं से लड़ने लगता है और अंत में वही शक्तिशाली शत्रु जिसे लगता था कि वह सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, नाक रगड़ता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि उसे किसी ने सीधे हराया नहीं, किसी ने उससे युद्ध नहीं किया, बल्कि उसकी राह ही चुपचाप बदल दी गई। और चाणक्य की इस नीति का अंतिम सार यही है, जो शत्रु के सामने खड़ा होता है वह संघर्ष करता है, लेकिन जो शत्रु की दिशा बदल देता है वह उसे उसकी ही गति से विनाश की ओर ले जाता है, क्योंकि गलत दिशा में दौड़ती शक्ति अंततः स्वयं को ही नष्ट करती है। नीति 10, शत्रु से जीतने की नहीं, समय को अपना पक्ष बना लेने की रणनीति अपनाओ। अब इस नीति की शुरुआत उस सबसे बड़ी गलतफहमी से होती है जिसे इंसान अक्सर ताकत और विजय के बीच गड़बड़ा देता है। हम सोचते हैं कि शत्रु को हराने का अर्थ है उससे तेज चलना, उससे पहले वार करना, उससे ज्यादा चालाक निकलना। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति समय से आगे दौड़ता है वह थक कर गिरता है, और जो समय के विरुद्ध लड़ता है वह टूट जाता है। असली विजेता वह होता है जो समय को अपना सहयोगी बना ले, क्योंकि समय वह शक्ति है
जिसे कोई शत्रु खरीद नहीं सकता, दबा नहीं सकता और आदेश नहीं दे सकता। और जब समय तुम्हारे पक्ष में चलने लगे तो सबसे शक्तिशाली शत्रु भी धीरे धीरे अप्रभावी हो जाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है जिसने जल्दी जल्दी सफलता पाई है। वह तुरंत परिणाम चाहता है, तुरंत नियंत्रण चाहता है, तुरंत सम्मान चाहता है। उसके हर निर्णय में जल्दी है क्योंकि शक्ति के साथ धैर्य कम हो जाता है। अब उसके सामने दूसरा व्यक्ति है जो कमजोर दिखता है लेकिन धैर्यवान है। वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, तुरंत जवाब नहीं देता, तुरंत युद्ध नहीं करता। वह बस देखता है, समझता है, सीखता है और सही क्षण की प्रतीक्षा करता है। और जैसे जैसे समय बीतता है, शक्तिशाली व्यक्ति की जल्दबाजी उसकी गलतियां बढ़ाती जाती है। उसके रिश्ते टूटते जाते हैं, उसका प्रभाव धीरे धीरे सीमित होने लगता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति की स्थिति स्थिर होती जाती है। और यही चाणक्य की यह नीति है। शत्रु को हराने के लिए उससे तेज नहीं, उससे स्थिर बनो, उससे अधिक धैर्यवान बनो। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। इस नीति का पहला चरण है समय की प्रकृति को समझना, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन वह हर किसी को समान अवसर देता है। शक्तिशाली शत्रु अक्सर यह मान लेता है कि वह समय से ऊपर है, कि उसके निर्णय समय को मोड़ सकते हैं, और यही भ्रम उसका पहला पतन होता है। दूसरा चरण है अपनी प्रतिक्रिया को विलंबित करना, क्योंकि त्वरित प्रतिक्रिया अक्सर शत्रु के एजेंडे को आगे बढ़ाती है, जबकि विलंब उसे बेचैन करता है। तीसरा चरण है शत्रु को जल्दी परिणामों की लत लगने देना, क्योंकि जैसे जैसे वह त्वरित लाभ का आदी होता है, वैसे वैसे वह दीर्घकालिक परिणामों की अनदेखी करने लगता है। चौथा चरण है अपने कार्यों को छोटे लेकिन निरंतर रखना, ताकि समय के साथ उनका प्रभाव जुड़ता जाए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और यही सिद्धांत रणनीति में भी लागू होता है। पांचवां चरण है शत्रु को यह एहसास दिलाना कि कुछ भी निर्णायक नहीं हो रहा, कि सब कुछ नियंत्रण में है, ताकि वह स्वयं ढीला पड़ जाए। छठा चरण है अपने जीवन, अपने कार्य और अपने चरित्र को समय के साथ मजबूत बनाना, क्योंकि समय केवल उन्हीं का साथ देता है जिनकी नींव ठोस होती है। सातवां चरण है शत्रु की असफलताओं को समय के खाते में जाने देना, बिना तंज, बिना उत्सव, क्योंकि समय के साथ जमा हुई असफलताएं व्यक्ति को भीतर से तोड़ देती हैं। आठवां चरण है अपने पक्ष में ऐसे परिणाम पैदा करना जो दिखने में साधारण हो, लेकिन समय के साथ निर्णायक बन जाए, क्योंकि समय बड़े धमाकों से नहीं, निरंतरता से दिशा बदलता है। नौवां चरण है धैर्य को अपनी पहचान बनाना, ताकि शत्रु तुम्हें पढ़ न सके, क्योंकि जो व्यक्ति जल्दी दिखता है वह जल्दी निशाना बनता है। और 10वां चरण है विश्वास, इस बात का कि समय अंततः संतुलन की ओर ही जाता है। जब शक्तिशाली शत्रु अपनी जल्दबाजी, अपने अहंकार और अपने भ्रम के कारण थकने लगता है, जब उसे लगने लगता है कि अब भी विजय हाथ नहीं आ रही, जब उसके चारों ओर सब कुछ तेज होते हुए भी भीतर कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगता है, तब समय अपना काम पूरा कर चुका होता है। और उसी क्षण वह व्यक्ति जो धैर्य के साथ खड़ा रहा, अचानक स्थिर, विश्वसनीय और अपरिहार्य बन जाता है। तब शक्तिशाली शत्रु रोता है, गिड़गिड़ाता है, नाक रगड़ता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि उसे किसी ने सीधे हराया नहीं, किसी ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि किसी ने समय को अपना मित्र बना लिया। और चाणक्य की इस नीति का अंतिम सार यही है, जो शत्रु से जीतने की जल्दी करता है वह समय हार जाता है, लेकिन जो समय को जीत लेता है उसके सामने सबसे शक्तिशाली शत्रु भी अंततः झुकने को मजबूर हो जाता है। नीति 11, शत्रु की शक्ति से नहीं, उसकी थकान से विजय प्राप्त करो। अब इस नीति की शुरुआत उस सच्चाई से होती है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते, क्योंकि लोग शक्ति को हमेशा ऊर्जा, आक्रामकता और तेजी से जोड़कर देखते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि किसी भी शक्ति का अंत थकान से होता है, और जो व्यक्ति शत्रु को हर समय लड़ने, साबित करने, बचाने और संभालने की स्थिति में रखता है, वह बिना एक भी प्रत्यक्ष वार किए शत्रु को भीतर से खोखला कर देता है। समस्या यह है कि जब शत्रु शक्तिशाली होता है तो हम सोचते हैं कि उससे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी,
ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा जोखिम उठाना पड़ेगा। लेकिन चाणक्य की यह नीति कहती है कि ताकतवर शत्रु को थकाना ही उसे हराने का सबसे सुरक्षित और स्थायी तरीका है, क्योंकि थका हुआ शत्रु गलत निर्णय लेता है, अपनों पर चिल्लाता है, छोटी बातों पर टूट जाता है और धीरे धीरे वही शक्ति उसके लिए बोझ बन जाती है। अब इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो एक राजा है जिसे लगातार अपने साम्राज्य को संभालना पड़ रहा है, विद्रोह दबाने पड़ रहे हैं, सीमाएं सुरक्षित रखनी पड़ रही हैं, अपनी छवि बनाए रखनी पड़ रही है। हर दिन उसे यह साबित करना पड़ रहा है कि वही सर्वोच्च है। शुरू में यह सब उसे शक्ति का एहसास देता है, लेकिन समय के साथ यही जिम्मेदारियां उसकी नींद छीन लेती हैं, उसका धैर्य तोड़ देती हैं और उसका विवेक कुंद कर देती हैं। और चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति शत्रु को लगातार सतर्क, व्यस्त और तनाव में रखता है, वही असली युद्ध जीत रहा होता है। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। इस नीति का पहला चरण है शत्रु को कभी भी पूर्ण विश्राम की स्थिति में न आने देना। इसका अर्थ खुला संघर्ष नहीं, बल्कि छोटे छोटे दबाव हैं, जैसे ऐसे हालात पैदा करना जहां उसे बार बार निर्णय लेने पड़े, बार बार सफाई देनी पड़े, बार बार स्थिति संभालनी पड़े। दूसरा चरण है शत्रु को यह एहसास दिलाना कि खतरा हर जगह है, लेकिन कहीं भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि स्पष्ट खतरा व्यक्ति को संगठित करता है, लेकिन अस्पष्ट खतरा उसे मानसिक रूप से थका देता है। तीसरा चरण है शत्रु को अपने ही समर्थकों के बीच संतुलन बनाए रखने में उलझाए रखना, ताकि उसे हर रिश्ते को साधना पड़े, हर व्यक्ति को खुश रखना पड़े, क्योंकि जितने ज्यादा मोर्चे उतनी ज्यादा थकान। चौथा चरण है शत्रु की छोटी छोटी सफलताओं को भी नई जिम्मेदारियों में बदल देना, ताकि उसे लगे कि हर जीत के साथ उसका बोझ बढ़ रहा है। पांचवां चरण है समय समय पर शत्रु को यह एहसास कराना कि अगर वह ढीला पड़ा तो सब कुछ हाथ से निकल सकता है। यह भावना व्यक्ति को लगातार तनाव में रखती है। छठा चरण है स्वयं को स्थिर और सीमित रखना, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं शांत रहता है वही दूसरे को थकाने की क्षमता रखता है। सातवां चरण है शत्रु को बार बार अपनी छवि बचाने के लिए मजबूर करना, क्योंकि छवि की रक्षा सबसे ज्यादा ऊर्जा खाती है। आठवां चरण है शत्रु की थकान को तुरंत उजागर न करना, क्योंकि थका हुआ शत्रु भी आखिरी ऊर्जा से खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसे और बोलने दो, और करने दो, और साबित करने दो। नौवां चरण है समय के साथ उसकी निर्णय क्षमता में आने वाली चिड़चिड़ाहट, जल्दबाजी और असंतुलन को स्वाभाविक रूप से बढ़ने देना, क्योंकि थकान कभी एक दिन में नहीं दिखती, वह धीरे धीरे व्यवहार बदलती है, भाषा बदलती है, प्राथमिकताएं बदलती है। और 10वां चरण है प्रतीक्षा उस क्षण की जब शत्रु स्वयं यह कहने लगे कि अब उससे और नहीं हो पा रहा, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब उसकी शक्ति वास्तव में समाप्त हो चुकी होती है। और जब शक्तिशाली शत्रु थक जाता है, तब वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और नैतिक रूप से भी टूट चुका होता है। तब वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होता है, अपनों से दूर हो जाता है, गलत फैसले लेता है और अंततः वही करता है जो वह कभी नहीं करना चाहता था, झुकना, समझौता करना या हार मान लेना। और तब वह रोता है, गिड़गिड़ाता है, नाक रगड़ता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि उसे किसी ने सीधे हराया नहीं, किसी ने उससे युद्ध नहीं किया, बल्कि किसी ने उसे इतना व्यस्त, इतना तनावग्रस्त और इतना थका दिया कि उसकी पूरी शक्ति भीतर ही भीतर समाप्त हो गई। और चाणक्य की इस नीति का अंतिम सार यही है, जो शत्रु की शक्ति से लड़ता है वह स्वयं थक जाता है, लेकिन जो शत्रु को थकाता है वह बिना रक्त बहाए सबसे शक्तिशाली शत्रु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। नीति 12। शत्रु को हराने के लिए उसे हराने की कोशिश मत करो, उसे अपने ही झूठ में फंसा दो। यह नीति उस समस्या से शुरू होती है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि जब शत्रु ताकतवर होता है, प्रभावशाली होता है, उसके पास पद, पैसा, नेटवर्क या डर का साम्राज्य होता है, तब आम आदमी सोचता है कि उसे उजागर करना पड़ेगा, उसे एक्सपोज करना पड़ेगा, उसकी सच्चाई दुनिया को दिखानी पड़ेगी। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो शत्रु झूठ के सहारे खड़ा है, उसे सच से नहीं
बल्कि उसके ही झूठ के विस्तार से गिराया जाता है, क्योंकि शक्तिशाली शत्रु अक्सर एक दो झूठ पर नहीं बल्कि झूठ की पूरी इमारत पर खड़ा होता है। उसकी छवि, उसकी कहानियां, उसका डर, उसकी महानता, उसका नैरेटिव, सब कुछ नियंत्रित झूठ पर आधारित होता है। और समस्या यह है कि जब तुम सीधे उस झूठ पर हमला करते हो तो वह शत्रु तुरंत आक्रामक हो जाता है, अपनी पूरी शक्ति झोंक देता है, अपने समर्थकों को भड़का देता है और खुद को पीड़ित या महान साबित करने में सफल हो जाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो एक व्यक्ति है जो समाज में बहुत बड़ा, बहुत सम्मानित और बहुत डर पैदा करने वाला है, लेकिन उसकी पूरी ताकत इस बात पर टिकी है कि लोग उसे अजेय मानते हैं। अब अगर तुम अचानक जाकर कह दो कि वह झूठा है, तो वह अपने प्रभाव से तुम्हें ही गलत साबित कर देगा। लेकिन अगर तुम चुपचाप उसके ही शब्दों को, उसके ही दावों को, उसके ही वादों को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने लगो, उन्हें दोहराने लगो, उन्हें और ऊंचा उठाने लगो, तो एक समय ऐसा आता है जब वही झूठ इतना बड़ा हो जाता है कि उसे संभालना उसके लिए असंभव हो जाता है। और यहीं से समाधान शुरू होता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को कभी भी झूठा मत कहो, बल्कि उसके झूठ को स्वीकार करो और उसे और बड़ा बनाओ, क्योंकि बड़ा झूठ जल्दी टूटता है। इस नीति का पहला चरण है शत्रु के नैरेटिव को ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि जो व्यक्ति शत्रु की कहानी नहीं समझता वह उसे तोड़ भी नहीं सकता। दूसरा चरण है उसके झूठ में छोटे छोटे विस्तार जोड़ना, ऐसे विस्तार जिनका खंडन वह तुरंत नहीं कर सकता। तीसरा चरण है उसके झूठ को ऐसी जिम्मेदारियों से जोड़ देना जिनका बोझ वह उठा न सके, क्योंकि झूठ तब टूटता है जब उसे निभाना पड़ता है। चौथा चरण है उसके समर्थकों को उसी झूठ के सहारे उससे अपेक्षाएं रखने देना, ताकि वह हर तरफ से दबाव में आ जाए। पांचवां चरण है शत्रु को बार बार अपने ही शब्दों को दोहराने के लिए मजबूर करना, क्योंकि हर दोहराव में झूठ कमजोर होता है। छठा चरण है समय देना, क्योंकि झूठ जल्दी नहीं गिरता, लेकिन जब गिरता है तो पूरी इमारत के साथ गिरता है। सातवां चरण है स्वयं को निष्पक्ष, शांत और अवलोकनकर्ता बनाए रखना, ताकि जब झूठ टूटे तो उंगली तुम्हारी ओर न उठे। आठवां चरण है शत्रु की बेचैनी को बढ़ने देना, क्योंकि जैसे जैसे झूठ का बोझ बढ़ता है शत्रु चिड़चिड़ा होता है, आक्रामक होता है और गलतियां करने लगता है। नौवां चरण है उन गलतियों को पकड़ने की नहीं बल्कि उन्हें बढ़ने देने की कला, क्योंकि छोटी गलती से शत्रु बच निकलता है लेकिन बड़ी गलती से नहीं। 10वां चरण है वह क्षण जब शत्रु स्वयं अपने झूठ का कैदी बन जाता है। वह सच बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं सकता, पीछे हटना चाहता है लेकिन पीछे हट नहीं सकता, और आगे बढ़ता है तो और फंसता है, और यहीं वह टूटता है, नाक रगड़ता है, गिड़गिड़ाता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि उसे किसी ने चुनौती नहीं दी, किसी ने हमला नहीं किया, बल्कि किसी ने उसे उसकी ही बनाई, दुनिया में इतना आगे बढ़ने दिया कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। और चाणक्य की इस नीति का अंतिम और सबसे खतरनाक सार यही है, शक्तिशाली शत्रु को गिराने के लिए तलवार नहीं चाहिए, उसे बस इतना बोलने दो कि वह खुद को साबित करते करते स्वयं ही नष्ट हो जाए।